एवरीवन, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सेकंड पार्ट और प्रीवियस सेशन का। जो प्रीवियस सेशन हमने लिया था उसका सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि टॉपिक है हमारा लाइट एंड मिरर। इस पर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ उसके अराउंड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। ओके, तो ये सेशन इतना अच्छा होने वाला है कि जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे इसमें कवर्ड हैं। वन बाय वन हम उनको कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपकी ज़्यादा क्वेरी बचती है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और या हमारे इस चैनल पर जाएं और डिस्क्रिप्टिव जो वीडियो हैं उनको वॉच आउट करें, जिससे आपको नॉलेज टॉपिक के अबाउट हो सके। क्योंकि जब तक नॉलेज आपको नहीं होगी तो आप एमसीक्यू के आंसर नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ नॉलेज होना भी ज़रूरी है। ये माना गया कि अभी ऑप्शनल आएंगे, पर ऑप्शन को चूज़ करने के लिए भी नॉलेज होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा और आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, तो आप बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वॉच आउट करें, जिससे आपसे कोई भी नॉलेज मिस ना हो, ठीक है। और अभी हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको हम शुरू करते हैं। तो रीड करते हैं पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन लुमिनस बॉडी। तो कौन सा इसमें से नॉन लुमिनस बॉडी है। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सभी ने आपने देख रखा है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, अभी देखना हमारे पास में क्या ऑप्शन है। ऑप्शन रीड करते हैं। फायर हो सकती है क्या? बिल्कुल होती है। फायर भी रेडिएट करती है एनर्जी को, और जो एनर्जी को रेडिएट करती है वो वहाँ जितने भी हैं वो लुमिनस ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। तो लाइट, सन भी है हमारा और स्टार भी है। तो बचा कौन हमारा? अर्थ। अर्थ इज द नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुमिनस। अब की बार हमने जो ऑप्शन चूज करना है वो करना है लुमिनस ऑब्जेक्ट के लिए या लुमिनस बॉडी के लिए। यहाँ पे क्या होता है कि या तो बॉडी लिखा होगा या फिर ऑब्जेक्ट लिखा हो, तो बात एक ही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहला ऑप्शन, ओके, देखो ट्री नहीं होता, मून के पास भी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, अर्थ के पास भी नहीं होती। तो क्योंकि अर्थ को तो हमने पहले नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बता दिया, तो बचा कौन हमारा? फायर। तो फायर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फायर क्या है इसमें? हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये कहता है अ लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। ये कभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये कंपटीशन में भी आया हुआ है। तो लाइट की जो यूनिट है, लाइट ईयर की जो यूनिट है, किसकी यूनिट है? लाइट ईयर मतलब देखो डिस्टेंस में क्या चाहिए? डिस्टेंस में हमको चाहिएगा कोई लेंथ मेजरमेंट हो रही हो, ठीक है। तो ये जो हमारी यूनिट है किसकी यूनिट होगी? ओके, बताइए ये जो लाइट ईयर है किसकी यूनिट है? क्या इसमें टाइम कुछ है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट है? नन ऑफ दिस। क्या ऑप्शन चूज करेंगे? देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डिस्टेंस। क्योंकि लाइट ईयर एक साल, ये इसका मतलब होता है कि एक साल में चली गई दूरी, एक साल में जितनी भी जो लाइट है, लाइट कितनी डिस्टेंस को कवर कर लेती है, वो हमारी बनती है लाइट ईयर। तो ठीक है, डिस्टेंस तो यूनिट किसकी है? वो डिस्टेंस की है। मीटर तो हमने सुना ही था, पर मीटर के साथ में लाइट ईयर भी एक यूनिट है इसकी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड हो गया है। अब चलते हैं हम फोर्थ पर। देखिए फोर्थ में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से रीड करना है, बस यही ध्यान रखना है कि क्वेश्चन हमने अच्छे से रीड करना है और दिमाग लगाना है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके,
अ सब्सटेंस थ्रू विच लाइट कैन पास इज कॉल्ड ए और एन। जिससे लाइट पास होती है उसको हम क्या कहते हैं? उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? जिस सब्सटेंस से लाइट क्या हो रही हो, पास हो रही हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्टिकल मीडियम कहेंगे, ओपेक बॉडी कहेंगे, या ट्रांसपेरेंट बॉडी कहेंगे, या ट्रांसलूसेंट कहेंगे। देखिए, सबसे पहले जो ऑप्टिकल होती हैं, ये ऑप्टिकल जो हमारे पास बॉडी होती है उनमें लाइट, जितने भी आप अपने पास में लाइट के ऑब्जेक्ट हैं वो सब ऑप्टिकल मीडियम में आते हैं। ऑप्टिकल मीडियम मतलब जैसे आपका ये कह लें, चाहे मिरर हो, है ना, तो बहुत सारी चीज़, लाइट भी हमारा एक मीडियम है। जो ट्रांसपेरेंट होता है वो बॉडी होती है जिसमें लाइट इजीली पास हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट की बात होगी। ओपेक बॉडी क्या होती है? ओपेक बॉडी वो होती हैं जिनमें लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती और एक पाथ को उसको ब्रेक कर देती है। तो पाथ ब्रेक कर देगी तो उससे लाइट पास नहीं होगी। जैसे हमारे कोई भी वुडन ब्लॉक ले लो, वुडन ब्लॉक में कभी लाइट पास नहीं होती। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द ओपेक बॉडी। अंडर ट्रांसलूसेंट, जो हमारा ट्रांसलूसेंट है ये क्या करता है कि जो पार्शियली लाइट होती है उसको पास कर देता है। ये वो सब्सटेंस है जिससे पार्शियली लाइट पास हो जाती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम ट्रांसलूसेंट। और हमसे पूछा क्या है? कैन पास लाइट। ओके, तो जो लाइट को पास, देखो इसमें ऑप्शन ट्रांसपेरेंट भी है और ऑप्टिकल मीडियम भी है। अगर दोनों एक साथ में यहाँ पे आ जाते हैं तब हम ऑप्टिकल मीडियम, और ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप जो आंसर टिक करेंगे वो करेंगे ऑप्टिकल मीडियम। ओके, द फिफ्थ क्वेश्चन, अ बॉडी विच अलाउ मोस्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट इज कॉल्ड। हमें वो बताना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में चेंज है। अ बॉडी विच अलाउ मोस्ट ऑफ लाइट, जितनी भी लाइट है वो क्या कर रही है? मोस्ट ऑफ लाइट, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था? कैन बी पास, परमिशन चाह रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि अलाउ करेगा मोस्ट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट। इसमें से वो कौन होगा? ओपेक तो हो नहीं सकता, अभी हमने बात कर ली। ट्रांसलूसेंट भी नहीं हो सकता और नन ऑफ दीज तो है ही नहीं। तो दोनों तीनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए? कट। तो ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपेरेंट बॉडी, दिस इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द मीडियम हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, उस मीडियम का नाम बताना है हमें कि जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में सेम रहती है। देखिए, इसमें एक ही ऑप्शन है जो हम बताएंगे, आइसो। आइसो को देखो, आइसो जहाँ भी हमें दिख जाए, आइसो, आइसो का मतलब क्या होता है? समान। ठीक है, सम का मतलब होता है समान। किसी के लिए भी आइसो लग जाए, मतलब आइसो कुछ भी लग जाए, आइसो चाहे वो कुछ भी है, कोई मीडियम है, आइसो ट्रॉपिक मीडियम हो गया जैसे, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ पे उसमें पूरे मीडियम में क्या है? एक समान है। कुछ भी, जो भी चीज़ हम देखना चाह रहे हैं वो चीज़। तो आइसो जहाँ भी दिखे करेक्ट आंसर है। मैं ऑप्शन बाकी भी दिखाऊंगा। बाकी इसका जो आंसर है हमारा ए होगा, आइसोट्रोपिक मीडियम। ये इस तरीके का मीडियम होता है जिसमें क्या पूरी की पूरी, जिसमें जो प्रॉपर्टी होती है समान रहती है हर एक पॉइंट पे, जितना भी वो अपना सब्सटेंस होगा, मीडियम जो भी, जहाँ तक भी मीडियम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये दो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम हो गए और नन ऑफ दिस। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में ऐसा नहीं है कि एक जैसा हो, तो क्योंकि ऑप्टिकल जो मीडियम होता है वो डिफरेंट भी हो जाता है। ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है? डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि कहीं पे क्या होता है, मतलब डेंसर में भी फ़र्क हो जाता है, क्योंकि वो होमोजीनियस नहीं होता जैसे। ठीक है ना, तो अगर मीडियम होमोजीनियस भी हो सकता है और नॉन होमोजीनियस भी हो सकता है। अगर होमोजीनियस है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अगर होमोजीनियस नहीं है तो वो एक समान नहीं होगा। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल इन होमोजीनियस मीडियम इज कॉल्ड। लो जी, क्वेश्चन आ गया। द पाथ अलोंग ट्रेवल लाइट होमोजीनियस मीडियम, अगर कोई लाइट होमोजीनियस से पास हो रही हो उसको हम क्या कहेंगे? देखो एक ऑप्शन तो बिल्कुल कट है, पेंसिल ऑफ लाइट तो नहीं कहेंगे, और नन ऑफ दीज हो नहीं सकता। फिलहाल के लिए तो हम नन ऑफ दीज को रोक लेंगे। तो बीम ऑफ लाइट, इसके लिए बीम ऑफ लाइट के लिए क्या है कि अगर बहुत सारी लाइट ग्रुप ऑफ लाइट पास हो रही हो किसी होमोजीनियस मीडियम से, उसको हम बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक सिंगल लाइट है, तो जो लाइट पार होगी वो एक रे के रूप में होगी। लाइट क्या है? लाइट इज द रे, तो रे के रूप में होगी। तो इसलिए आंसर हमारा जो करेक्ट होगा वो होगा ए ऑप्शन, रे ऑफ बी ऑप्शन, रे ऑफ लाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट डिपेंड अपॉन, जो जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है? देखो इसमें क्या पूछा गया है कि हमें उस अमाउंट का नाम बताना है, या उस अमाउंट को बताना है कि जो लाइट का जो अमाउंट है जो रिफ्लेक्ट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। क्वेश्चन आपने रीड कर लिया, तो अभी ऑप्शन देखते हैं। ओके, पहला, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मटेरियल कैसा हो, गंदा हो जाए, रफ हो जाए, मतलब बहुत ही रफ एंड टफ है, तो अब क्या करेंगे? लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा? इसका मतलब वो नहीं कर पाएगा, मतलब वो या तो लाइट को क्या करेगा, कम रिफ्लेक्ट करेगा तो पर कम करेगा, क्योंकि आपने देखा कि जो कार्बन होता है, कार्बन इज द बैड रिफ्लेक्टर और सिल्वर इज द गुड रिफ्लेक्टर। ठीक है, कार्बन क्या होता है हमारे पास में? कार्बन क्या होता है? बैड होता है। ठीक, बैड कंडक्टर, बैड रिफ्लेक्टर कह लेंगे यहाँ पे तो, क्योंकि रिफ्लेक्टर देख लेना। ठीक है, तो ये होता है बैड रिफ्लेक्टर। और जो सिल्वर होता है क्या होता है? गुड रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो मतलब वो तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, नेचर ऑफ द सरफेस, भैया नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, नेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करता है? अगर नेचर, मान लो कि जो हमने मटेरियल यूज कर लिया, मटेरियल भी हमने अच्छा यूज कर लिया, पर जो उसकी सरफेस हमने बनाई है वो एकदम रफ बना दी। ठीक है, रफ अगर आपने सरफेस यूज कर ली तो उससे जो लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होगी वो क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। और जब लाइट एब्जॉर्ब होगी तो क्या वो लाइट रिफ्लेक्ट भी करेगा? फिर कहीं ना कहीं वो अमाउंट जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, जितनी लाइट वो उसके ऊपर इंसिडेंट हुई थी वो कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद जो बचेगी वो रिफ्लेक्ट होगी। तो मतलब उसमें भी क्या हो रहा है? कुछ डिक्रीजिंग आ रही है लाइट में। ठीक है, तो मतलब इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। तो आपके दो ऑप्शन तो करेक्ट हो गए। चलिए, नेचर तो हमने देख ली, स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, अभी हमने स्मूथनेस की तो बात की, कैसी सरफेस होनी चाहिए उसकी? स्मूथ होनी चाहिए। तो भैया ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गए। आपके ए बी सी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑप्शन जितने भी हैं सभी हमारे करेक्ट हैं, यानी कि जो हमारा अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन है इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपसे क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, अगर यहाँ पे दे देता और यहाँ पे कोई भी ऑल ऑफ दीज की बजाय क्या दूसरा क्वेश्चन देता, कोई भी ये ग्लास या वाटर कुछ भी दे देता, इट इज डिपेंड ऑन वाटर। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता, आपका वो ऑप्शन और कहता कि इसमें से नॉन, जो उस रिफ्लेक्टर का नाम बताना है कि जो कि डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ लाइट डिपेंड नहीं करती। ठीक है, मतलब उससे कोई इफेक्ट, उसको रखो या ना रखो, तो वो एक छांटना था। तो उसमें तीन ऑप्शन करेक्ट थे, एक रॉन्ग डाल देता है, यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन डाल देता तो आपका करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे नॉन लगा देता है, नॉन डिपेंड। ठीक है,
तो हमारा क्या हो जाता है, नॉन डिपेंड आ जाता है। पर हमारे यहाँ पे क्या है ऑप्शन, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर, एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 9 क्वेश्चन है। एयर इज नॉट विजिबल बिकॉज, भैया लाइट हमें क्यों विजिबल नहीं होती? आपने कभी सोचा कि लाइट हमें क्यों विजिबल नहीं होती, क्या कारण है इसके पीछे? चलिए आज आपको पता लगेगा कि लाइट क्यों विजिबल नहीं होती। इस ऑप्शन पढ़ते हैं और साथ ही बात करते हैं। इज नियरली अ परफेक्टली ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, क्या वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है परफेक्टली? एक तो ये ऑप्शन हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद है, होता है क्या, देखो एयर में जितनी भी लाइट आती है वो सारी एक पार होकर हमें दिखाई पड़ती है। कभी वो ऑब्स्टकल की तरह बिहेव किया उसने, लाइट एयर ने? आपने देखा होगा बिल्कुल नहीं किया। ठीक है, उसमें सारी लाइट पार हो जाती हैं, इसका मतलब वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। ओके, बी ऑप्शन, नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिफ्लेक्ट। जब आपने देखा कि एक लाइट एयर में पास होके जा रही है, अब वो ना तो रिफ्लेक्ट हो रही ना वो एब्जॉर्ब हो रही। जितना अमाउंट ऑफ लाइट उसमें वो गई थी उतनी ही वो आउटपुट में मिल रही है। तो भैया जितनी आउटपुट में मिली है, जितनी इनपुट दिया उतने आउटपुट हमें मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट, जो भी दोनों स्टेटमेंट इन्होंने दिए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, ट्रांसमिट होल ऑफ लाइट। ये सारी जितनी भी लाइट है वो ट्रांसमिट कर देता है, यही तो बात इसने बोली। जब वो एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो लाइट तो सारी बाहर जाएगी। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारे 3 ऑप्शन करेक्ट हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें हमें टिक करना है, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, जनरल सोचने का है, बाकी तो कॉन्सेप्ट है ही, वो देखेंगे, साथ साथ में देखते जा रहे हैं। आप ऑब्जर्व करके देखना कि लाइट में कुछ नहीं एब्जॉर्ब होता और सब पास हो जाता है। कोई भी लाइट आप डालो पास। ठीक है, आप सनलाइट देखते हो, ठीक है, कहाँ एब्जॉर्ब होती? ठीक है, तो होल लाइट है ट्रांसमिट कर देता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द इमेज ऑफ आवर फेस इन ए मिरर, सॉरी, द इमेज ऑफ आवर फेस इन ए प्लेन मिरर इज। जो इमेज सभी ने मिरर देखा है, ठीक है, तो जो सबने मिरर देखा है सुबह सुबह सभी एक बार आप मिरर में अपना चेहरा फेस जरूर देखते हैं। तो आपने क्या देखा? क्या उसमें इमेज रियल बनती है? क्या हमने जो अपना फेस देखा वो मैग्नीफाइड था या वो डिमिनिश्ड था या वो बहुत छोटा था? क्या देखा हमने? चलिए मिरर की प्रॉपर्टी में साथ साथ बता देता हूँ। जो पहले जिन्होंने वीडियो नहीं देखी और इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पे बात समझ में आएगी। अगर उसको डिटेल में जानना है तो दूसरी वीडियो देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर शेयर करें, और वहाँ से और जो कंप्लीट वीडियो है उनको देखें। MCQ नहीं होंगे वहाँ पे, पूरी डिटेल में बताया गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे MCQ है ओनली, साथ ही साथ इसमें बताया जा रहा है। ओके, चलिए हमारे पास में जो प्लेन मिरर होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? एक तो उसमें जो इमेज होती है सेम साइज की होगी। इमेज कैसी होती है? सेम साइज की होती है। वर्चुअल इमेज होती है, ठीक है, सेम साइज की होगी, वर्चुअल इमेज होगी। ओके, और डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे बनती है। ठीक है, तो 3 प्रॉपर्टी हमारे लिए काफ़ी है। देखो रियल है नहीं,
डिमिनिश्ड है नहीं, मैग्नीफाइड है नहीं, क्योंकि वो सेम साइज़ की है, वर्चुअल है रियल है, ठीक है। हमारी तो वर्चुअल होगी, यहाँ पे रियल दे रखा है, गलत हो गया। डिमिनिश्ड क्योंकि वो सेम साइज़ की है तो डिमिनिश कैसे हुई, नहीं होगी। फिर ऑप्शन हमारा जो करेक्ट है वो है नन ऑफ दिस, इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। करेक्ट इसलिए क्या ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, जो टिक लगाएंगे हम डी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ये लो जी, अभी आपने पढ़ा और ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आपको क्या बताना है, नेचर बतानी है किसकी, प्लेन मिरर की। जो इमेज फॉर्म्ड होती है प्लेन मिरर में, जो इमेज फॉर्म्ड होती है उसकी नेचर कैसी होगी। तो नेचर के बारे में अभी बात किया हमने, जो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। पर यहाँ पे तो एक सेकंड ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं साथ में, ऑफ द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। लेटरली इन्वर्टेड भी होती है। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, आप जब मिरर के ठीक सामने खड़े होते हैं, ये आपके सामने मिरर है और आप यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना चेहरा, अपना फेस कैसा दिखता है, सेम साइज का दिखता है, वर्चुअल इमेज दिखती है। पर आपका जो लेफ्ट होता है वो आपको मिरर में राइट में दिखता है, और जो आपका राइट होता है वो आपको मिरर के लेफ्ट में दिखता है। मतलब अगर आपकी पॉकेट कहाँ होती है, लेफ्ट साइड होती है, और उसमें जो सामने हमें मिरर में दिखता है वो राइट साइड चली जाती है। इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, उल्टा हो गया, ठीक है। जहाँ पे हमें साइड उल्टी होती हैं, रेसिप्रोकल हो जाती हैं, तो उनको बोल देते हैं हम लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। आपका ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आप टिक लगाने की बारी है, तो हमने टिक लगाना है, और टिक हम किसको लगाएंगे, डी ऑप्शन को, क्योंकि हमारे तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, द साइड वेज रिवर्सल ऑफ इमेज बाय द प्लेन मिरर इज कॉल्ड। अभी हमने बात किया कि अगर हमारी रिवर्सल हो जाए साइड वे, लेफ्ट साइड राइट में चल जाए और राइट लेफ्ट में चली जाए प्लेन मिरर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं। अभी हमने बात किया, आपको अभी लर्न होगा। तो करेक्ट ऑप्शन लेटरल इन्वर्जन उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, in case of concave mirror, when the object is situated at the principal focus, the image formed is। देखिए, आपको पता है कि अगर कॉनकेव है कोई भी, वैसे तो मिरर हो, मैं इसमें बना रहा हूँ, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, किसी प्रकार का मिरर हो स्फेरिकल, ठीक है। और अगर हम उसको फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, हमारी इमेज कहाँ बनती है, बताएं। देखो, एक तो इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है, इन्फिनिटी पे बनेगी। और दूसरा उसका जो साइज होगा, साइज कैसा होगा, बड़ा होगा। इन्फिनिटी पे लाई कर रही है, रियल और इन्वर्टेड होगी, क्योंकि सामने ही बनेगी, इधर कहीं बनेगी, ठीक है। तो पता नहीं आपको साइज कितना बड़ा होगा उसका, तो इन्फिनिटी साइज आप कह सकते हैं, रियल होगी और इन्वर्टेड, ठीक है। क्योंकि कॉनकेव में एक ही इमेज ऐसी है जो वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। वो कहाँ बनती है, पोल के, और ये एफ अगर मैं मान लूँ तो यहाँ पे अगर कहीं पे भी रख दी जाए तो वो वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। पर क्योंकि वो फोकस पे रखी है, स्मॉल साइज की हमने यहाँ रखी है, उसका जो साइज होगा वो बड़ा होगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा बहुत बड़ा हो और इन्फिनिटी पे रखा हो तो उसकी इमेज हमेशा फोकस से बनती है।
और वो डिमिनिश्ड होती है, ठीक है, स्मॉल साइज की होती है। पर अगर हमने यहाँ पे फोकस पे रखे तो इन्फिनिटी बनेगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी सही है और ए भी सही है और हमारा सी भी सही है। तो कुल मिला के हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर 13। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन ऑब्जेक्ट लाई एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर द इमेज फॉर्म्ड। बताएं। सबसे पहले देखना जरूरी होता है कि आपका जो मिरर है वो कौन सा है। मिरर कॉनकेव है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, तो इमेज कैसी होगी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, मिरर यूज़ कौन सा करना है, उसकी खासियत एक प्रॉपर्टी, सभी की प्रॉपर्टी होती है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसको रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम पहले सिंपली डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज ये बन गई। ये कैसी है इसकी, रियल, क्योंकि सामने फ्रंट पे बनी है, रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक, और सेम साइज की होगी। एक और यहाँ पे बात है, साइज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी, रियल बनी, और ये देखो ऑप्शन अपने इसमें है कि नहीं, रियल एंड इन्वर्टेड है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बिल्कुल है, लाई एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर बिल्कुल है, क्योंकि ये इस पे बनी हुई है सेम पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। देखिए इसमें कोई भी हो सकता था, कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट हो गए, बाकी सारे अलग ऑप्शन आ सकते थे। तो क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आपको तो तीनों बातें ध्यान रखनी है, सेम साइज़ की बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही उसकी इमेज बनती है। तो तीनों बातें हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट लाई बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस। अभी हम जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, एफ और पोल के बीच में रखा हो, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ लाई करता है, पेन दूसरा लेता हूँ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ लाई करता है तो इसका मतलब क्या है, रियल बनेगी या वर्चुअल, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। मिरर तो देख लो कॉनकेव है, ठीक है ना, और कहाँ रख दिया, पोल पे, और प्रिंसिपल फोकस, तो प्रिंसिपल फोकस इधर, पोल इधर, इनके बीच में कहीं पे हमने रख दिया। तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी कहीं। तो ये कैसी होगी, रियल है, सॉरी वर्चुअल है और इरेक्ट है। यहाँ पे कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। एक चीज़ और भी देखने को मिला होगा, यहाँ पे जो साइज होगा उससे बड़ा होगा, ये साइज बड़ा होगा, तो यानी कि मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। तीन बातें हुई, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड, ये तलाशना है इसमें। ऑप्शन नंबर ए वर्चुअल है, इरेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे चल रहे हैं। ओके, शायद इसका ऑप्शन नहीं लिखा गया है। ओके, ठीक है, ऑप्शन मैग्नीफाइड आ गया और ऑल ऑफ दिस। तो आपको क्या लग रहा है, तीनों बातें हो गई, ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट है और सी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो जब तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं तो नीचे लिखा हुआ है डी पे ऑल ऑफ दिस, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, तो अभी हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, द इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट formed by convex mirror is always ऑब्जेक्ट कैसा लेना है, रियल लेना है, सॉरी ऑब्जेक्ट कैसा लेना है, रियल लेना है,
और मिरर कौन सा यूज करना है, कॉन्वेक्स करना है। आपको पता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट किसी पर रियल होगा, ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज रियल ही होते हैं, ठीक है, तो इमेज कैसी बने, कॉन्वेक्स के लिए वर्चुअल बनती है, बिल्कुल बनती है, और इरेक्ट भी होती है, बिल्कुल होती है, और डिमनिश भी होती है। आपके दो ऑप्शन करेक्ट हो गए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। लाई बिटवीन द पोल, image of real object formed by convex mirror is always lie between pole and principal focus। बिल्कुल सही बात है, ये पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ही इमेज को फॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे मिरर रख दिया तो इसकी जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी फोकस है, तो यहाँ पे कहीं बनेगी। दूसरा पेन मैं बताता हूँ, ये यहाँ पे ये एफ है, तो कहीं पे यहाँ बनेगी, और ये इसका जो साइज होगा वो कम होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट एंड डिमनिश और बिटवीन द पोल एंड फोकस। तो इसका मतलब ये है कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ओके ओके, ठीक है। एक लास्टली ये मैं बात बोल दूं कि जो भी वीडियो हम देख रहे हैं इसको स्किप करके ना देखें, क्योंकि इससे क्या होगा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कट हो जाएगी, और आप इसको सॉल्व करें अपने आप से, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर देने की कोशिश करें, और कॉन्सेप्ट हम बाद में डिस्कस करते जा ही रहे हैं, तो उसके बाद आप देख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो सीखें और उसके आसपास के क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन यही आए और ज़रूरी ये भी नहीं कि क्वेश्चन ये ना आए। ओके, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ये भी काफ़ी अच्छे हमने इसमें डाले हुए हैं, बहुत अच्छी जानकारी के साथ में जुड़ी हुई है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17, द रे पैरेलल, रे अब की बार कैसी है, पैरेलल है। ओके, एंड द क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब मानिए कि आपके पास ये मिरर है और एक रे पैरेलल आ रही है, ये आपकी रे है और पैरेलल आ रही है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, अब कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो तब उसको क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग हो रही है? नहीं हो रही है भैया, कन्वर्जिंग में तो कुछ और बनता। अब कन्वर्जिंग भी मैं साथ ही बता दूं, ये आपका मिरर है और ये पॉइंट पे आके कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, कन्वर्ज होगी, ठीक है। अब ये रे आई, पैरेलल जा रही थी और यहाँ पे कन्वर्ज होगी। उसके बाद अगर मैं मिरर चेंज कर देता हूँ, मिरर में क्या ले लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस ले लिया, पैरेलल आई और ये लाइट को क्या कर देगी, डाइवर्ट कर देगी। आपको ये तो नहीं कहा ना कौन सा मिरर लेना है, ठीक है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो इस तरीके का होगा कि जो दोनों मिरर में सही काम करें। अब ये तो है नहीं कि आपके पास एक मिरर है। हाँ, अगर वो नाम दे देता, अगर वो कहता कि कॉन्वेक्स मिरर है या और कॉनकेव है, दोनों में से कोई एक दे देता। अगर वो इसकी बात करता कॉनकेव की तो कन्वर्ज हो रहा होता, कन्वर्जिंग लेंस होता है, क्योंकि वो अगर वो डाइवर्जिंग लेंस की बात कर रहा होता तो वो डाइवर्ज कर रहा होता लाइट को, ठीक है। तो आपके दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गए, कट। कोरेंट वो है नहीं, हो नहीं सकता। कोरेंट का क्या, कोरेंट का क्या, अभी हम यहाँ पे कोरेंट थोड़ी ना पढ़ रहे हैं,
अब क्योंकि हमारे जो सिलेबस है वो कोहेरेंट सोर्स का तो है नहीं। कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम होती है, तो उसकी तो कोई बात हमें करनी नहीं है अभी। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस एक्सियल रे, तो पैरेलल एक्सियल रे हम उसको कहेंगे, और ये आपका डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, कोशिश करें अपने आप को चेक करने का। इफ़ वी से दैट द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज p टाइम इट्स रेडियस, जो हमारी फोकल लेंथ है वो p टाइम्स है किसकी, रेडियस की, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका p टाइम कर दें फोकल लेंथ को, तो p की वैल्यू कितनी होगी, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, करते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है r इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। अगर मैं f की बात करूं तो r/2 होता है। इसने कहा कि जो f है, कि जो f है वो पी आर के इक्वल है। जो हमारा f है वो पी आर के इक्वल है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। तो मैंने f की जगह पी आर रख दिया और इक्वल टू r/2, तो r से r कैंसिल आउट हुआ, p इक्वल टू हुआ 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। क्या होता है, 0.5। तो क्या आंसर करेक्ट होगा इसमें, बताओ। 0.5, 1.02 और 1.5, तो आंसर आपका फर्स्ट करेक्ट हो गया क्योंकि कैलकुलेट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अ मिरर हैविंग अ वेरी वाइड फील्ड ऑफ व्यू मस्ट बी। हमें ये बताना है कि हमारे पास ऐसा कौन सा मिरर है जो वाइड व्यू देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, यूज़ है हमारे पास कोई ऐसा मिरर है। अभी पता लगेगा। जब हमें कोई लाइट कन्वर्ज करानी हो तो हम क्या करते हैं, कन्वर्जिंग मिरर का यूज़ करते हैं, और जब हमें लाइट को डाइवर्स कराना होता है तो उसको यूज़ करते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस की एक और इम्पोर्टेंस है कि जितनी भी इमेज ऑब्जेक्ट होता है उसको छोटा कर देता है, मतलब उसको मिनिमाइज कर देता है साइज को, और तभी ये रेयर व्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है गाड़ी में, ट्रक में, व्हीकल में। ठीक है, किसी प्रकार के व्हीकल में भी ये इस्तेमाल होता है। तो वहाँ क्या काम करता है कि बड़े पीछे से आने वाले बड़े वाहनों को जिसका साइज बड़ा होता है उनको देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसकी खासियत है, इसमें एक प्रॉपर्टी है इसकी कि जिससे साइज ऑब्जेक्ट का क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कॉन्केव तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्लेन मिरर सेम साइज का बनाता है, सेम साइज आता है इसमें, और ये साइज से बड़ा कर देता है, ये देखेगा नहीं। और पैराबोलिक, ये पैराबोलिक है, बिल्कुल अलग टाइप का है, तो ये हमने अभी सोचो कि पढ़ा भी नहीं है, तो हमारे ऑप्शन इसमें क्या होगा, ये पैराबोलिक होगा, ये भी इसमें नहीं आएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर इसमें करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर ट्रू। हमें बताना है कि कौन सा रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, ट्रू स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट छांटना है। फॉर प्लेन रिफ्लेक्टेड सरफेस ओनली, नहीं, प्लेन रिफ्लेक्ट किसी भी प्रकार से। फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉट फॉर कर्व रिफ्लेक्टेड सरफेस, और नन ऑफ दिस। ठीक है, आप इसमें से देखो, फॉर प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस
ओनली, ये तो गलत है। नॉट फॉर कर्व प्लेन के लिए भी होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन कौन बचा है इसमें? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बताओ? एक ही ऑप्शन बचा है आपके सामने, नन ऑफ दीज तो हो नहीं सकता। जब मैं 2 ऑप्शन बचा दिए तो इसका ऑप्शन जो है वो है बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसी भी प्रकार की जितनी भी रिफ्लेक्टेड सरफेस हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए फॉर ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 21। एज द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर टू द वर्टेक्स ऑफ मिरर, it is found that image also move toward the vertex. The mirror must be, यहाँ पे हमें मिरर छांटना है, चूज करना है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट वर्टेक्स के नियर बाय लाया जाए तो इमेज मूव हो जाती है वर्टेक्स की डायरेक्शन में, तो वो मिरर होना चाहिए। देखिए मैं इतना बता दूं कि जो वर्टेक्स होता है वो वर्टेक्स क्या होता है, सॉरी, वर्टेक्स, मान लो आपका ये मिरर है, ये आपका क्या है, वर्टेक्स, ठीक, यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स है। तो जितना वर्टेक्स के नियर बाय लाएंगे तो अगर हम ऑब्जेक्ट को नियर बाय लेके आते हैं वर्टेक्स के, तो इमेज किधर होती है, वो भी तो नियर बाय आती है। तो मिरर कौन है, बताइए इसमें मिरर कौन सा होगा? एक ही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर इज कॉन्वेक्स। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट इंक्लूडेड मिरर, inclined mirror, sorry, inclined mirror use in, हम चाह रहे हैं कि इसमें सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हो, इंक्लाइंड मिरर हो, मतलब जो मिरर है हमारे किसी एंगल पर एक दूसरे के आमने सामने झुके हों, इंक्लाइंड हों, तब उनसे जो रिफ्लेक्शन होगा वो प्रिंसिपल सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए हम जो यूज़ करते हैं, मतलब ऐसा कोई अरेंजमेंट हो जिसमें कि 3 या 2 या 4 मिरर इस तरीके से क्या हो, इंक्लाइंड हो। तो इंक्लाइंड के लिए होगा, देखिए टेलीस्कोप, आमने सामने मिरर रखे जाते हैं, इंक्लाइंड नहीं होते। माइक्रोस्कोप में भी ऐसे ही है, दोनों ऑप्शन बाहर है। जो पेरिस्कोप है ये 45 डिग्री पे रखा जाता है और इस पर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन नहीं होता, एक ही आता है, सिंगल इमेज आती है। ठीक है, ये यहाँ पे 90 पेरिस्कोप जो होता है इस पर 2 प्लेन मिरर यूज होते हैं और इस पे 3 प्लेन मिरर यूज होते हैं, कलेडोस्कोप। और ये जो किड्स होते हैं उनके लिए गेम की तरह होता है, उसमें बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन इसमें देखने को मिलता है। और कैडिस्कोप, इसमें 3 मिरर इंक्लाइंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर और सिर्फ मल्टी रिफ्लेक्टिंग इमेज होती है एक दूसरे के साथ में, और बहुत ही अच्छा मतलब देखने में लगता है वो। ठीक है, तो वो होता है हमारा ऑप्शन, करेक्ट होगा कैलिडोस्कोप। ठीक है, कैलिडोस्कोप इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 23 क्वेश्चन नंबर, अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग इंटेंस एंड कोहेरेंट वेव इन स्टेप बीम ऑफ लाइट इज, देखिए सॉरी, प्रोड्यूस, ऐसी डिवाइस का नाम हमें बताना है कि जो प्रोड्यूस इंटेंस एट
एक तो प्रोड्यूस करी हो इंटेंसिटी आ रही हो, और कोरेंट भी हो। कोरेंट मतलब वेव इन स्टेप में, बीम भी हो। सर्च ऑफ लाइट तो नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज नहीं है। मेसर हो सकता था, पर इसका करेक्ट आंसर है लेजर। लेजर आपने देखा कि जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो बहुत ज़्यादा होती है। एक गेम भी आता था, बच्चे अब खेलते थे, तो वो भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। लेजर जो है, जो देखते हैं, आपने लेजर सुने होंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइट एमिटेड होती है और बहुत ही जो उनकी इंटेंसिटी होती है ज़्यादा होती है लाइट की लेज़र में। ओके, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो लेज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर at a distance of 3 meter front of it, and what is distance between the boy and his image? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कोई हमारे पास एक कोई बॉय है और वो प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ है, फ्रंट पे खड़ा हुआ है, और कितनी दूरी पर खड़ा हुआ है उससे 3 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, और हमसे जानना चाह रहे हैं कि जो इमेज होगी उस बॉय से वो कितनी डिस्टेंस पे होगी। उस बॉय से और जो इमेज है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, कौन बताएगा? ओके, चलो मैं भी करता हूँ, आप भी देखना। ये आपके पास एक मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और ये 3 मीटर पे। हमने बहुत बार पढ़ लिया कि जो इसकी इमेज होती है प्लेन मिरर में वो उतनी ही डिस्टेंस पे होती है, कितनी, जितनी पे ऑब्जेक्ट होता है, किससे, प्लेन मिरर से। तो डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड हिज इमेज S इक्वल टू 2 H कह दूँ, ठीक है। इसको S डैश कहता हूँ तो 2S कहता हूँ इसको। तो S डैश हमें निकालना है और S हमारी है 3, तो 2 इंटू 3 कितनी हो गई, 6। वैसे तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस दोनों को ऐड कर देते, तब भी हमारा आंसर 6 होता। तो आंसर 6 देखो इसमें है क्या, ओके मिल गया। तो आपका आंसर 6 मीटर आएगा, जो कि सी ऑप्शन है, दिस इज करेक्ट आंसर। अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 क्वेश्चन। नो मैटर वेयर यू स्टैंड, ये कहता है कि ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे खड़े हैं, फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, कहाँ से, स्फेरिकल मिरर से। योर इमेज appear इरेक्ट, द मिरर में बी, कैसी होनी चाहिए, वो इरेक्ट होनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता उस मिरर पे कि आप कहाँ खड़े हैं। ऐसा कौन सा मिरर है जो ये काम करता है, हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है कोई, बताओ, देखिए कौन आंसर निकालता है इसका। आपको पता है ना, आपने सारी प्रॉपर्टी पढ़ ली, तो आपका जो ऑप्शन है कौन सा करेक्ट होगा। प्लेन मिरर तो हो नहीं सकता, ठीक है, और कॉनकेव भी नहीं है, और ए और बी ऑप्शन दोनों तो है ही नहीं। तो स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा था, प्लेन मिरर इसलिए कट, ठीक है। और कॉनकेव में इमेज वर्चुअल एक ही पोजीशन में बनती है, बाकी सब पे नहीं बनती, तो ये भी कट। तो जब, और ये इसी कारण से थर्ड जो डी ऑप्शन है वो भी कट। तो अब एक ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन, कॉन्वेक्स मिरर इज द करेक्ट आंसर।
ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 is sorry, in case of a normal incident, in case of normal incident, angle of reflection, जब हमारा एंगल कैसा हो, नॉर्मली इंसिडेंस हो, तब हमारा रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा। ये हमारा नॉर्मल है, और आपको पता है कि जो रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल है, और इंसिडेंट एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है। और यहाँ पे क्या हुआ कि नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, मीन्स वो रे इंसिडेंट नॉर्मली हुई, ये नॉर्मल है हमारा 90 डिग्री पे, तो यही नॉर्मल है, यही इंसिडेंट है। कहने की बात यह है कि एक ही लाइन पे दोनों हैं, तो जब दो लाइन एक ही जगह हो और उनके बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना हो तो क्या होता है, आप सभी समझदार हैं, एंगल होता है 0। ठीक, मतलब आपका इंसिडेंट एंगल क्या हो गया, 0। ठीक, एक बात क्लियर होगी। यहाँ पे आप क्या ऑप्शन लगाएंगे, 90 डिग्री लगा के आएंगे। ओके ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 90 डिग्री पे आया और 90 डिग्री पे वापस चला गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया और इंसिडेंट एंगल भी 90 डिग्री होगा। ऐसा नहीं है, तो आपने कहा कि 0 एंगल से इंसिडेंट हुआ, क्योंकि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना है। ठीक है, कैसा होता है आपको पता है ना, ये हमारा क्या होती है, इंसिडेंट रे होती है, और ये एंगल हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और यहाँ से रिफ्लेक्ट कोई रे होकर जाती है, और वो एंगल हमारा बनता है नॉर्मल से और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पैरेलल लाइन के पैरेलल कोई रे आई, तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होगा, और रिफ्लेक्ट भी वो सेम पाथ से हुई, तो इसका मतलब एंगल फिर भी 0 होगा। तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 और इंसिडेंट एंगल भी 0। तो आपसे भी पूछ सकता है ऐसी कौन सी पोजीशन है जिसपे रिफ्लेक्टेड एंगल 0 हो जाएगा और रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होगा और इंसिडेंट एंगल भी 0 होगा। तो वो एक पोजीशन क्या है, अगर हम रे को नॉर्मली इंसिडेंट कराएं रिफ्लेक्टेड सरफेस के ऊपर, तो हमारा एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा। तो 0 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ 26 क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 27, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, और ये भी गलती होने के चांसेस में सबसे ज़्यादा रहते हैं। ओके, प्लेन मिरर इज प्लेस वर्टिकली फेसिंग ड्यू टू नॉर्थ। अब प्लेन मिरर है इज प्लेस वर्टिकली फेस कर दिया ड्यू टू नॉर्थ, फेस ड्यू टू नॉर्थ, फेसिंग ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ की साइड में कर दिया। एन एरो पॉइंटेड नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और वेस्ट। फेस जो किया है, एरो पॉइंटेड हुआ नॉर्थ ईस्ट के साथ में, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, सॉरी और ये किसके फ्रंट पे रखा, प्लेन मिरर के फ्रंट पे सामने लेके आए इसको हम। और इन विच डायरेक्शन विच एरो, एरो की डायरेक्शन क्या होगी ये हमें बताना है। गंभीर क्वेश्चन है। तो मीन्स हमारा यहाँ पे वर्टिकली रखा हुआ है, यहाँ पे मिरर है, अगर यहाँ पे इमेज बनेगी तो वो ऐसी जाएगी, और आप ये देख सकते हैं कैसी डायरेक्शन है ये, साउथ ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, ध्यान रखेंगे, ये जनरल क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 28, रे ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द assumption द लाइट दैट लाइट ट्रेवल्स। तो रे ऑप्टिक्स बेस किस एजम्पशन पे लाइट बेस होती है, किस एजम्पशन पे होती है कि लाइट हमारी किस तरीके की होती है। रे ऑप्टिक्स ज़्यादातर किस पे बेस है? वैक्यूम पे बेस है? नहीं। लाइट क्या होती है? वेव फॉर्म में होती है? नहीं। अलोंग स्ट्रेट लाइन, क्या लाइट जो ट्रेवलिंग के लिए पूछा, देखो किसके लिए वर्ड आ रखा है? ट्रेवलिंग, ट्रेवल दिख गया हमको, ठीक है। तो वेव की तो बात ही नहीं करनी, वैक्यूम की बात ही नहीं करनी, तो ट्रेवलिंग में देखना है हमने। ट्रेवलिंग तो लाइट किस में ट्रेवल करती है? वेव में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। आप सब ने देखा है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन, अलोंग द स्ट्रेट लाइन रहती है, मतलब सीधी रेखा में मूव करती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो ध्यान से थक गए होंगे। ओके, जब तक क्वेश्चन पूरे ना हो तब तक थकना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली बिटवीन टू प्लेन मिरर इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्री देन द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड। ये इतना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है, और बहुत सारे कंपटीशन में आया हुआ है। आप कोई भी देख सकते हैं, कहीं पे भी पूछा जाता है कि अगर हमारे पास में क्या हुआ कि दो प्लेन मिरर, यहाँ पे तो दो प्लेन है, वहाँ पे तीन प्लेन मिरर भी हो सकते थे। ओके, तो दो प्लेन हमारे पास मिरर हैं, उनकी वो इस तरीके से इंक्लाइंड है एक दूसरे के ऊपर कि उनके बीच का जो एंगल है वो 72 डिग्री है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ इमेज निकालनी है जो कि वो फॉर्म करेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को याद रखना है। नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू होता है 360 बाई थीटा, 360 डिग्री बाई थीटा। तो आप देखो कैलकुलेट करते हैं, 360 बाई 72 पूरा कट गया 4 टाइम, तो आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो जो 30 क्वेश्चन है, अ प्लेन मिरर प्रोड्यूस मैग्नीफिकेशन ऑफ, आपको पता है कि प्लेन मिरर है, बिल्कुल है। तो आपको क्या निकालना है? मैग्नीफिकेशन निकालना। तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा? -1 होगा या +1 होगा, 0 होगा या बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी होगा। आपको एक बात पता है ना कि जो m होता है वो h या h'/h ले लेते हैं। आपको पता है कि जो इमेज हमारी बनती है और जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है वो सेम साइज का होता है। तो इसका मतलब अगर एक ही ले लें हम h/h, h से कटा तो क्या आंसर आया हमारा 1। 1 पे कोई साइन है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर आर यूज कलेक्ट हीट रेडिएशन ऑफ सोलर डिवाइस। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है? हीट कलेक्ट करनी है, हीट कलेक्ट करनी है, कन्वर्ट करनी है, इकट्ठा करनी है, जोड़नी है। तो वो अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो क्या करते हैं हम? कौन सा लेंस मिरर यूज करते हैं? देखो यहाँ पे लाइट आई और ये कन्वर्ज हो, इकट्ठे कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, सारी लाइट फोकस के ऊपर आ रही है। तो ये कौन सा मिरर है बताओ? आप सभी समझदार हैं, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ प्लेन मिरर is approaching you at 10 centimeter per second. You can see your image in it. At what speed will your image approach you? This is a very important and very
गुड क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें ज़रा देखेंगे, दिमाग खर्च करेंगे थोड़ा सा। ओके, प्लेन मिरर हमारे पास में है, और जो प्लेन मिरर अप्रोचिंग यू एट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यू कैन सी इमेज इन इट। ओके, मिरर हो रहा है, आपके सामने आ रहा है, या आप मिरर के, देखिए दोनों में सेम बातें हैं, चाहे मिरर आपकी ओर आ रहा हो या आप मिरर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तब भी तो एक दूसरे को अप्रोच ही कर रहे हैं ना। चाहे मैं जो सामने खड़ा हुआ है वो अप्रोच कर रहा हूँ मिरर को, या मिरर अप्रोच कर रहा हो, तो दोनों बातें एक ही होंगी, इमेज उसी हिसाब से कम ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो पास में आ रहे हैं, मतलब डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है। अब जब दोनों एक दूसरे को क्या हो रहे हैं, अप्रोचिंग करेंगे, और उसकी सेंटीमीटर की बात कर लेते हैं, पर सेकंड आ रहा है। अब 10 से ये ऐसे आ रहा होगा, और 10 से हमारा दूसरा वाला भी आ रहा होगा, ठीक है, 10 से हमारा दूसरे वाला भी आ रहा होगा, है कि नहीं, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। अब 10 से तो मिरर आ रहा है, और 10 से हमारी इमेज आ रही है। अगर हम इसको बिल्कुल सिंपली भी सोच लें कि 10 से तो हमारा मिरर आ रहा है, और जो उसके अंदर इमेज है वो भी तो 10 से आ रही होगी, तो टोटल हमें कितना मिलेगा, 10 तो ये स्पीड और 10 इमेज की स्पीड, ठीक, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट आती है, मतलब एक दूसरे को क्रॉस करना चाहती हैं, ठीक है। जितनी तेज़ी से इमेज ऐसे आएगी उतनी तेज़ी से ये भी इमेज भी पास में आएगी, तो दोनों का कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, 10 + 10। ओके, इसको आप निकालेंगे तो डिस्टेंस डबल कम होती है, ठीक है। अगर डिस्टेंस आपकी डबल कम होगी तो आप इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है, सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला वही है, v = डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपकी डबल कम होगी, स्पीड वही है, तो वहाँ से आप डिस्टेंस को, टाइम को निकाल लें और कैलकुलेट कर लें, स्पीड डबल हो जाएगी, ठीक है। जब ये इसकी हम बात कर रहे होंगे तो h/t, चलो मैं निकाल देता हूँ, मतलब ये h हो गया और ये v दे रखा, तो h, ठीक है, 1 सेकंड के लिए निकाल दिया, तो 10 सेंटीमीटर होगी, h बराबर कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी, और दूसरा कितना हो, उसकी डबल होगी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस डबल हो जाएगी, तो h की वैल्यू पुट कर दो तो मैं 10 हो जाएगी, तो v = कितना आ जाएगा, 20, ठीक है। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे इज़ 3 × 10⁻18 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी आफ्टर रिफ्लेक्टिंग विल। यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी लाइट की या वेव की, वो चेंज नहीं होती आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो चेंज नहीं होती आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जब चेंज नहीं होती तो क्या होता होगा, सेम रहती होगी, तो क्या होता होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो गया, बी भी रॉन्ग हो गया, और सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन, ओके, और क्वेश्चन नहीं है, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन 33 जो कि कंप्लीट हो गया है। अब सबसे पहले आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपको देखने का धन्यवाद है, और आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।
ठीक है। और कुछ भी क्वेरी अगर रहती है तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम आपके सजेशन का इंतज़ार करेंगे। आप सजेस्ट जो भी करेंगे हम वही करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोगों को अच्छी वीडियो मिले और नॉलेज आपकी बढ़ती रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।